गठबंधन। चलिए एक ताजा अपडेट दे देता हूं, तो सेंचुरी हो गई है यहां पर महायुति की, 101 सीटों पर अब आगे, और कुल 143 सीटों के रुझान हमें मिल चुके हैं। देखिए हम जो यहाँ पर मैं ये भी बोलूं कि कुछ और लोकल नेटवर्क्स में यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, वो तो पूरे 288 सीटों के रुझान दिखा रहे हैं, और जिसमें 156 या 55 सीटें आ गई हैं महायुति को, 120-21 सीटें आ गई महा विकास आघाड़ी। लेकिन नहीं, हम जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं और जो हमारे इनपुट्स हैं उस हिसाब से सही पेज पर ये चीजें दिखा रहे हैं। तो 103 सीटों पर इस समय महाराष्ट्र में महायुति ने अपनी बढ़त बना ली है, और उसके अंदर बीजेपी की हाफ सेंचुरी हो गई है। 50 सीटों पर बीजेपी आगे है, 26 पे शिवसेना, 24 पे एनसीपी। ये नंबर भी लगातार एक ट्रेंड के साथ ही चल रहा है। सबसे बड़ा पार्टनर 50, बाकी दोनों को बराबर बराबर 24-25, 24-26। तो मुकेश जी, अब मेरा सवाल यह है कि ये जो रुझान है इसमें आप इस महायुति की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं। क्या नेतृत्व चेंज होगा? क्या मुख्यमंत्री बदलेगा? क्या बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री आएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस के हाथ में एक बार फिर महाराष्ट्र की कमान जाएगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि कभी भी कोई व्यक्ति जो है विशेष ना होकर के पार्टी विशेष होती है। अब आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भी देख लिया, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो कि कहीं पर भी कतार में नहीं थे, और बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व को वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर से, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से उतार के उनको जो है असेंबली के चुनाव में लड़वाया गया, उनको मंत्री पद तक दिया गया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का भी देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक, बिना किसी को उकसाहट के, उप मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री से करके लेकर के, और चेहरे पर मुस्कुराहट और पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने मेहनत करी है। तो ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही विशेष है कि वहां पर कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मेरा ही अधिकार क्षेत्र में मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अब नीतीश कुमार का भी मुख्यमंत्री देख जो है लीजिए, वो आपकी पार्टी से ही होगा, वो चाहे देवेंद्र जी हो कोई और हो। नहीं, अब हमने इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, जैसे हमने बिहार में अनाउंसमेंट किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि उनकी संख्या बल हमसे बहुत कम थी। और इसी प्रकार से उद्धव ठाकरे को भी हमने कहा था कि ये पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी संख्या बल भी बहुत कम थी। हमारे माध्यम से उन्होंने वोट बटोरे, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगा करके उद्धव ठाकरे जी ने करे, और उनको हमने बड़ी गौरवान्वित तरीके से उनको वो पद दिया। अभी भी नीतीश कुमार बिहार में चल रहे हैं, उनको कहीं से कोई खतरा नहीं है। तो ये स्थिति जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, दूरगामी उसके परिणाम देखने पड़ते हैं। देश की किसके अंदर जो हित है, कौन प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी दे सकती है, लेकिन कलह नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। वहां पे ये नहीं होगा कि सड़क पे आकर के एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे जिस तरह नहीं, से। अच्छी बात है, बढ़िया है। चलिए ठीक है शेखर साहब, क्योंकि मुकेश जी के साथ सही है वो, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो ऐसी कोई चीज अभी यहाँ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर यही इक्वेशन दिखती है हमें आगे, जहां पर अगर महायुति के फेवर में चीजें जाती हैं, जो अभी दिख रही है 109 सीटों पर आगे निकल चुकी है, 150 के रुझान है हमारे पास, 34 पे एमवीएस, 7 अन्य, और उसके अंदर बीजेपी का जो है वो हाफ सेंचुरी हो गई है। शेखर साहब, अगर बीजेपी यहां पर इसी लीड को बरकरार रखती है अपने गठबंधन के अंदर, तो क्या हम देखेंगे कि अब मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र के गठबंधन तो वही रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के बदलने का वक्त आ गया है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री बदलने की बात इस बार बीजेपी की तरफ से कोई कोशिश होगी, क्योंकि एक प्रकार से जो स्टेबिलिटी जो युति में जो मिला है, एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, एक प्रकार से जो इनके बीच में जो इक्वेशंस अभी बने, मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा चेंज करने की कोशिश होगी। और हमें याद रखना होगा, देखिए, जो जाति समीकरण है महाराष्ट्र पे, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस फैक्टर को रखते हुए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे, जब बार बार ये सवाल नेतृत्व को लेके आया, बीजेपी की तरफ से भी, फडणवीस की तरफ से भी यही कहा गया, देखिए हमारे तो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे अभी। तो इसका मतलब मुझे लगता है, अगर इस तरह की अगर फाइनल रिजल्ट्स आ जाए, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनका अगला कार्यक्रम शुरू होगा, अगला कार्यकाल शुरू होगा। और देवेंद्र फडणवीस का जो रोल है, मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है और इस सरकार को और स्टेबलाइज करने में एक आध साल लगा के, मुझे लगता है उनकी जो रोल ज्यादा सेंटर में आने की संभावना ज्यादा है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव दिया। फिर तो आनंद मिश्रा साहब की भी एक टिप्पणी ले लेता हूं क्विकली इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेखर जी की इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इस समय रॉक द बोट टाइप की कोई वेंचर करेगी महाराष्ट्र में, जबकि
उनका ये रिजल्ट जो है काफ़ी सारे कयासों को हटाते हुए उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव जीता है। वहाँ पे चैलेंज काफ़ी बड़ा था उनके लिए। ख़ास करके उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो मार्जिनाइज़ेशन है ये इस चुनाव में, उसका बड़ा श्रेय एकनाथ शिंदे को जाएगा। क्योंकि वो उनकी पार्टियाँ जितने सीटों पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इससे लग रहा है कि एक तरीके से शिवसेना जो है वो रियल शिवसेना वास्तव में एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई है संख्या के हिसाब से। और वो एक लॉन्ग टर्म चेंज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आएगा, क्योंकि फिर उसके बाद फिर हिंदुत्व के चैंपियन अगर हम देखें तो फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे का अलायंस होगा। बाला साहब ठाकरे की जो फैमिली के लोग हैं, वो शायद उस तरीके की सपोर्ट को आगे कैरी नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी ये जो आइडियोलॉजिकल चेंज हो रहा है वहाँ पे जो वो शिफ्ट हो रहा है सोशल कोलिशन का, उसको रिस्क नहीं करना चाहेगी सिर्फ़ एक मुख्यमंत्री को लेकर। और देवेंद्र फडणवीस के साथ वो जो एक कास्ट फैक्टर है महाराष्ट्र के चुनाव में, वो बड़ा फैक्टर रहा है। तो उसको बीजेपी का जो पहले एक्सपेरिमेंट रहा है, जैसे झारखंड में उन्होंने नॉन ट्राइबल सीएम दिया था 2000 ये 19 के चुनाव में, और उनको वो एक्सपेरिमेंट महँगा पड़ा था। रघुवर दास की खुद हार गए थे, पार्टी हार गई थी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र में फिर वो एक नॉन मराठा सीएम को एक्सपेरिमेंट करेंगे इस बार। ठीक है, चलिए अब वो मैं बोलता हूं अपने कंट्रोल रूम को कि लेकर आइए वो वाला ग्राफिक्स जिसमें अभी आप दिखा रहे थे कि अब उससे कितनी दूर है, टोटल मेजॉरिटी से कितनी दूर है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब बड़े रुझान आ गए। 118 117 ये महायुति के लिए नंबर आ रहा है, 33 है महाविकास अघाड़ी के लिए, अभी काफी पीछे रह गए हैं। तो वो नंबर आपको दिखाते हैं कि कौन सत्ता से, कौन अपनी सरकार बनाने से अब कितना दूर रह गया। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक था, तो प्लीज अगर मिले आपको तो जरूर चलाइए। यहाँ पर वो एक मीटर ग्राफिक्स था कि कौन अब कितनी सीटों पर दूर है। इस बीच झारखंड के भी रुझान हमें मिल रहे हैं, जहां पर अब एक स्पष्ट थोड़ी सी लीड दिख रही है। झारखंड के अंदर भी वो नंबर्स भी आपके सामने लेकर आते हैं। झारखंड की क्या स्थिति है देखिए, 13 पर एनडीए आगे, 8 पर इंडिया गठबंधन आगे। लगभग जो महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान थे वैसे था। नीरज जी, आपने कहा था कि 9:30 के आसपास हम देखेंगे, 9:15 हुआ है, थोड़ा 15 मिनट पहले बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त 13 सीटों पर एनडीए की बढ़त, 8 पर इंडिया की। तो जो शुरुआती रुझान वो 1:2 वाले थे महाराष्ट्र के अंदर, लगभग वैसे ही झारखंड में। बिल्कुल, जो शुरुआती रुझान आए हैं वो कुछ संकेत तो कर रहे हैं। और एक चीज हमें देखना होगा कि पिछले चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 63% पोलिंग हुई थी, और इस बार 68.45। तो ये जो मतदान का प्रतिशत जो लगभग 5 के आसपास बढ़ा है, और वो लगभग जाता हुआ दिख रहा है एक और, तो उसका जो प्रभाव है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। दूसरी जो एक बात जो हमने देखी है, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जिसमें कि 43 कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव हुए थे 13th को झारखंड में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 फेज में चुनाव हुआ है, 13th को और 20th को। तो जो 13 है उनको जो चुनाव हुआ था 43, उसके जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि महिलाओं का मतदान पुरुषों की तुलना में 3 से 4% अधिक है। तो ये देखना होगा हमें कि क्या वास्तव में महिलाओं ने जो महिला सम्मान योजना हो या गोगो योजना जो कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, उस पर विश्वास उन लोगों का रहा। तो ये देखना होगा। अभी कुछ शुरुआती रुझान है, और जो अब तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास जो आई हैं उसमें संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र से बहुत कम रुझान आए हैं। तो वहां से रुझान आएंगे तो हमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि जनजातीय इलाके जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था पिछले चुनाव में, तो उसकी तुलना में क्या स्थिति है। देखिए, एक बात हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि लोकसभा के चुनाव में कुल 14 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, और सारे के सारी जो 5 सीटें थी जो रिजर्व थी, उस पर जो है इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल की थी। और उसका जो विश्लेषण हुआ है उसने भी चौंकाने वाली स्थिति पैदा की है कि
लगभग 50 के आसपास, जो 81 विधानसभा सीटों में से 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों को काफी बढ़त रही है। तो अगर वैसी ही स्थिति जारी रहती है, जैसा कि हम शुरुआती रुझान में देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन की ओर ये वोटों की गिनती जा रही है। जी। तो सवाल